ये कहानी है कुछ ऐसे चोरों की जिन्होंने एक बहुत बड़ी चोरी की थी, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इस चोरी में वैसे तो कई लोग शामिल थे, जिसमें से एक को तो पुलिस ने मौके पर ही गोली से शूट कर दिया, एक को उन्होंने पकड़कर कई सालों के लिए जेल में डाल दिया और एक चोर था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया और सारे पैसे अब उसी के पास थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस दूसरे पार्टनर का भाई, जिसे पुलिस ने चोरी करते वक्त मार दिया था, वो उसके बाकी के पार्टनर्स को मारने लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि उन्हीं की लापरवाही की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी। सभी उस आदमी से डरा करते थे और इसकी वजह ये थी कि वो किसी को भी कहीं भी बेवजह मार दिया करता था। सोचिए, अगर वो बेवजह किसी को भी मार सकता है तो वो उन लोगों का क्या करेगा जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है। जानने के लिए देखती रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है लकी डे। इस मूवी की शुरुआत में हम रेड को देखते हैं। ये उन्हीं चोरों में से एक था जो 2 साल पहले चोरी करते हुए पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। रेड को वैसे तो कई सालों की सजा हुई थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव के चलते कोर्ट ने उसकी सजा कम करके 2 साल कर दी थी। आज वो दिन था जब रेड बाइज्जत रिहा होने वाला था। रेड जब जेल के बाहर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। उसकी वाइफ का नाम क्लोई था और वो फ्रांस की रहने वाली थी। रेड अपनी बेटी से पूरे 2 साल बाद मिल रहा था। उसकी बेटी का नाम बी था और उसे पता नहीं था कि उसके फादर पहले एक चोर हुआ करते थे। हम देखते हैं कि बी को इंग्लिश भाषा बोलनी नहीं आती, क्योंकि उसकी माँ फ्रांस से थी, इसीलिए उसने सिर्फ उसे फ्रेंच बोलना ही सिखाया था। रेड अपनी बेटी की कही किसी भी बात को समझ नहीं पाता, पर वो खुश था कि अब वो उनके साथ है। क्लोई उसे कहती है कि अब वो एक आम जिंदगी जिए, उसे अपने पुराने काम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन शायद ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ल्यूक नाम का एक साइको किलर अमेरिका पहुंच गया था। ये रेड के पार्टनर का भाई था जो उसे मारने आ रहा था। ल्यूक जैसे ही यूएस के एयरपोर्ट पर उतरता है, वो सबसे पहले एक कार को चोरी करने जाता है ताकि उसे कहीं जाने में आसानी हो। लेकिन जब वो कार का गेट तोड़ रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस कार का मालिक था। पर ल्यूक उसे देखकर घबराता नहीं, बल्कि उसी को वहाँ से भगाने लगता है और कहता है कि अब से ये कार मेरी है। लेकिन जब उसका मालिक पुलिस को फोन लगाता है तो ल्यूक एक धारदार ब्लेड से उसके गले को काट देता है। ल्यूक उसकी लाश को उसी की कार से कुचलता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है। उस बार के मालिक का नाम जीन था। वो ल्यूक को देखते ही थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो एक बहुत बड़ा साइको है। जीन को लगा कि ल्यूक उसे मारने आया है, क्योंकि जिस माफिया गैंग को वो धोखा देकर अपना बिजनेस चला रहा था, ल्यूक उस गैंग का इंचार्ज था। पर ल्यूक उसे बताता है कि अगर वो उसे मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, पर वो यहाँ किसी पर्सनल काम के लिए आया है। ल्यूक को कुछ वेपन्स चाहिए थे जो सिर्फ उसी के पास मिल सकते थे। बार तो एक बहाना था, असल में जीन का इलीगल गन्स का बिजनेस था। वो उसे टेरेस पर लेकर जाता है और उसे बहुत सारी गन्स दिखाता है। ल्यूक एक गन को टेस्ट करने के लिए उस छत पर खड़ा होकर एक राह चलते आदमी को शूट कर देता है, पर उसे वो गन कुछ खास पसंद नहीं आती। आखिर में वो एक गन को चुन लेता है और जीन से कहता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड पसंद आ गई है और उसे वो चाहिए। जीन को अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा उसकी जान प्यारी थी, इसीलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था और जीन बाहर खड़ा होकर बस सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा, जिस पर जीन उन्हें बताता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है और उससे भी ज्यादा एक नंबर का सनकी है। वो जिसके पीछे भी एक बार पड़ जाता है उसे खत्म करके ही मानता है। उसके दोस्त कहते हैं कि अगर उसे डर लग रहा है तो क्यों ना हम ही उसे मार दें, पर जीन उसे समझाता है कि बेहतर यही है कि वो दोनों चुपचाप बैठे रहें जैसे वो बैठा है। कुछ देर बाद ल्यूक बाहर आता है और उन्हें पता चलता है कि उसने जीन की गर्लफ्रेंड को इंटीमेट होने के बाद मार दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उससे बातें करे। ये जानकर जीन को तो नहीं, लेकिन उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, ल्यूक उन्हें गोलियों से भून देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड एक पेंटिंग को बड़े गौर से देख रहा था जो क्लोई ने अपने हाथों से बनाई थी। क्लोई ने उस पेंटिंग में जेल की दीवारें बनाई थी ताकि वो देखने वाले को एहसास दिला सके कि जेल में होना कैसा होता है। लेकिन रेड उसे देखकर अंदर ही अंदर हंसे जा रहा था। आज उन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन था और क्लोई को किसी भी हालत में उन सभी को अच्छे दाम पर बेचना था, क्योंकि रेड के जाने के बाद उसके ऊपर बहुत लोन आ चुका था जिसे अकेले भर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। रेड उसे दिलासा देता है कि अब वो आ गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्लोई अपने ऑफिस आती है। वो पिछले कई सालों से वहीं काम कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका बॉस उसे अंदर ही अंदर पसंद करता है। वो क्लोई से आज अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसे ये बताता है, क्लोई उसे समझाने लगती है कि वो शादीशुदा है
और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। डेरेक उसे कहता है कि वो उससे बेहतर आदमी है और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और जब वो उसे बहुत ज्यादा ही फोर्स करता है तो क्लोई डेरेक को बताती है कि उसका हस्बैंड एक क्रिमिनल है और अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो उसके सारे अरमान ठंडे कर देगा। ये सुनकर डेरेक थोड़ा घबरा जाता है। क्लोई उसे कहती है कि वो बाहर जा रही है और अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर कोई बात नहीं होगी। पर डेरेक उसे कहता है कि अगर वो उसे छोड़कर गई तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्लोई ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि उसकी कंपनी क्लोई की पूरी मदद करेगी इस एग्जीबिशन को अरेंज करने में। लेकिन अगर वो सभी पेंटिंग्स को नहीं बेच पाई तो उसे उनका एक एक पैसा चुकाना पड़ेगा। डेरेक उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसे इन सब प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा। पर क्लोई उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रेड को देखते हैं। क्योंकि वो इतने सालों के बाद जेल से निकला था इसलिए वो अपनी जिंदगी के पूरे मजे लेना चाहता था। वो तेज आवाज में गाने बजा रहा था और सड़कों पर हॉर्न बजा रहा था। वो लेरोय नाम के एक आदमी के पास जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो चोरी में उसका पार्टनर था जो उन्होंने 2 साल पहले की थी। लेरोय उसे देखकर बहुत खुश था और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। रेड उससे पूछता है कि वो इतने सालों में उससे मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे इस बात की थोड़ी नाराजगी थी। पर वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे इसलिए वो उसे माफ कर देता है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। इसका नाम अर्नेस्टो था। अब क्योंकि रेड कोर्ट की माफी पर जेल से छूटा था इसीलिए अर्नेस्टो का काम था उसके ऊपर नजर रखना ताकि वो फिर से कोई गलत काम ना करे। अर्नेस्टो थोड़ा गुस्से वाला आदमी था इसलिए उसे जब मौका मिलता वो रेड के ऊपर अपना गुस्सा उतारता रहता था। वो कहीं भी कभी भी उसकी तलाशी लेने लगता था और हर बार उसके टॉयलेट का सैंपल भी ले जाता था ताकि उसे पता चल सके कि कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा। और सबसे बेकार बात, ऐसा वो अगले 5 सालों तक करने वाला था। लेकिन रेड को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक सीक्रेट दरवाजे से होते हुए बेसमेंट में आते हैं जहाँ पर लेरोय ने चोरी का सारा सामान छुपा कर रखा था। उसके पास उस लॉकर की चाबी थी लेकिन वो रेड से कहता है कि वो एक बार बिना चाबी के उसे खोलने की कोशिश करे जैसा उसने 2 साल पहले किया था। रेड उसे खोलने की कोशिश तो करता है पर उसे खोल नहीं पाता क्योंकि इतने सालों से उसने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया था। हम देखते हैं कि उस लॉकर के अंदर $5 लाख के बॉन्ड्स थे जिसे वो कहीं भी बेचकर अमीर हो सकते थे। दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जो रेड को ढूंढते हुए उनके शहर में आ चुका था। उसे एक आदमी की कार पसंद आ जाती है और वो उसे बंदूक की नोक पर कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर उसके ऐसा करने के बाद भी ल्यूक उसे मार देता है। वो कार एक लो राइडर थी और ल्यूक को नहीं पता था कि उसे कैसे चलाते हैं। कहीं वो उसका लेफ्ट व्हील ऊपर कर देता तो कहीं उसका राइट व्हील, पर उसे फिर भी वो कार पसंद थी इसलिए वो उसे टेढ़ी मेढ़ी हालत में चलाने लगता है। पर आगे जाकर कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं क्योंकि इस तरह कार चलाना इलीगल था। वो उसे कार को नीचे करने को कहते हैं पर ल्यूक उस पुलिस वाले को ही अपनी कार के नीचे कुचल देता है। वो अपनी कार के बाहर आता है और उस दूसरे पुलिस ऑफिसर पर गोलियों की बारिश कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो अभी तक मरा नहीं तो ल्यूक उसे उसकी कार के साथ ही उड़ा देता है और एक दूसरे आदमी की कार लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। हम देखते हैं कि रेड क्लोई की पेंटिंग की एग्जीबिशन को देखने आया था पर उस जगह पर कुछ भी क्लोई के हिसाब से नहीं चल रहा था। खरीदारों को उसकी पेंटिंग में कुछ खास नजर नहीं आया और कोई भी उसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि कुछ चाइनीज बिजनेसमैन उसकी पेंटिंग्स को कॉपी की हुई पेंटिंग्स कहते हैं क्योंकि ऐसी पेंटिंग 1994 में भी बनाई गई थी, पर उनसे उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। जब रेड लोगों के मुंह से उसकी वाइफ के लिए ताने सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनमें से एक को मारने जाता है, पर लेरोय उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूक रेड के घर तक पहुंच गया था, पर उस समय उस घर के अंदर उसकी बेटी और एक बेबी सीटर थी। ल्यूक उसके घर की डोरबेल बजाता है और जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाता है। वो बेबी सीटर से कहता है कि वो रेड का दोस्त है और वो उससे मिलने आया है, पर उसे उसके ऊपर शक होता है और वो उसे घर से बाहर जाने को कहती है। पर ल्यूक कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो उसे भी मार देता है और उसके घर की तलाशी लेता है। जब तक उसे एहसास होता कि उस घर में उसकी बेटी भी है तब तक बी वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब तक कोई भी उसके हाथों से नहीं बचा था और आज वो एक लड़की को नहीं मार पाया। उसे वहाँ पर उस एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड मिलता है और वो उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि क्लोई का यह आर्ट एग्जीबिशन एक बहुत बड़ा फेलियर था। डेरेक क्लोई के पास आता है और उसे एक बार फिर से अपना ऑफर देता है, पर इसी बीच हम देखते हैं कि वो बेबी सीटर अभी तक जिंदा थी और वो क्लोई को चेतावनी देने के लिए फोन करती है, पर डेरेक उसका फोन फेंक देता है।
बी उस एग्जीबिशन में पहुंच गई थी, लेकिन इससे पहले वो ल्यूक के बारे में बता पाती, ल्यूक वहां पर सबके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने क्लोई की पेंटिंग की बुराई की थी, उन सभी के खून के छींटे क्लोई की पेंटिंग पर गिर रहे थे। रेड को बचाने के चक्कर में लेरोय को भी गोली लग जाती है, लेकिन वो मरने से पहले उसे उस लॉकर की चाबी दे देता है, पर ल्यूक उसकी कार से लटक कर उसके पीछे पड़ा हुआ था। रेड उसे शूट करता है और ल्यूक उसकी कार से नीचे गिर जाता है। क्लोई उससे पूछती है कि आदमी कौन है, जिस पर रेड उसे बताता है कि वो उसके पार्टनर का भाई है और शायद उसे वो बॉन्ड्स चाहिए जो उन्होंने चुराए थे। यहाँ पर क्लोई को पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि अगर वो पहले उसे बता देता तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो दोनों लेरोय की शॉप पर आते हैं और रेड उन बॉन्ड्स को लेने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूक अभी तक मरा नहीं था। वो उन दोनों को पकड़ लेता है। जब रेड उन बॉन्ड्स को लॉकर से निकाल कर वहाँ से जा रहा था, तभी क्लोई उसके सामने सीढ़ियों से धड़ाम से गिरती हुई नीचे आती है। ल्यूक ने उनके ऊपर गन तान रखी थी। वो उसके परिवार को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, पर रेड उसे समझाता है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा, उसे तो पुलिस वालों ने मारा था। पर ल्यूक ये सब सुनने के लिए पिछले 2 सालों से उसके बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर रहा था। उसे अपना बदला लेना था। रेड उसे कहता है कि तुम ये सारे पैसे ले लो और यहाँ तक कि मुझे भी मार सकते हो, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। लेकिन ल्यूक थोड़ा सनकी किस्म का आदमी था, उसे तीनों को मारना था, तभी उसे शांति मिलती। वो रेड को गोली मार देता है। इससे पहले वो उसकी बेटी को मारता, रेड उसे लॉकर में छिपा देता है। वो क्लोई को भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि ल्यूक उसकी बेटी को उस लॉकर के अंदर बंद कर देता है ताकि दम घुटने से उसकी मौत हो जाए। रेड उसके सामने अपना दम तोड़ता है और उसके बाद वो क्लोई का पीछा करने लगता है। उस शॉप के अंदर एक खुफिया रास्ता था, पर क्लोई को बाहर निकलने का दरवाजा ही नहीं मिलता। ल्यूक उसकी खुशबू को सूंघता हुआ उसे ढूंढ रहा था, पर क्लोई उसे एक फावड़े से मार मार कर घायल कर देती है। हम देखते हैं कि रेड अभी तक जिंदा था, क्योंकि गोली उस चाबी में जाकर फंस गई थी जो लेरोय ने उसे दी थी। वो तो बस उस गोली के झटके से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। रेड उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो चाबी बुलेट की वजह से मुड़ गई थी और उससे वो लॉकर नहीं खुलता। उसे क्लोई की चीख सुनाई देती है, क्योंकि ल्यूक ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला था, रेड उसे रोक लेता है। उन दोनों के बीच में बहुत हाथापाई होती है और तभी हम पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो को देखते हैं, जो ल्यूक का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है और उस पर एक के बाद एक बहुत सारी गोलियां चलाता है। ल्यूक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। उसकी लाइफ का आखिरी मिशन था रेड को मारना, इसीलिए वो अपने कोट से 2 ग्रेनेड निकालता है और उसे एक धमाका करता है। पर वो धमाका उतना बड़ा नहीं था जितना कि उसने सोचा था, क्योंकि जीन ने उसे लोकल वेपन्स दिए थे। ल्यूक के साथ वो सारे बॉन्ड्स भी जलकर खाक हो जाते हैं। अर्नेस्टो रेड को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर रेड उसे सेफ को खोलने के लिए थोड़ा समय मांगता है। वो कहता है कि उसकी बेटी अंदर फंसी हुई है और अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वो मर जाएगी। अर्नेस्टो को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, पर फिर भी वो उसे एक मौका दे देता है। रेड उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। वो लॉकर वो बस एक बार खोल पाया था और अब उसे लॉकर खोलने की प्रैक्टिस भी नहीं थी, लेकिन फिर भी रेड अपनी पूरी कोशिश करता है और किसी तरह उस लॉकर को खोल देता है। अर्नेस्टो देखता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। रेड खुद को सरेंडर करता है, पर वो उसे अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसने भी कभी इसी तरह अपने परिवार को खोया था और वो रेड की मजबूरी को समझता था। वो कहता है कि उसे ल्यूक को मारने के लिए मेडल मिलेगा और इससे पहले उसका मूड बदल जाए, वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाए। उसके जाने के बाद अर्नेस्टो अपने परिवार को याद करके बहुत रोता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रेड का परिवार एक साथ था। हालांकि उन्हें फिर भी पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उन बॉन्ड्स के जलने के बाद उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हम देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए डेरेक आता है और वो क्लोई को बताता है कि उसने जो पेंटिंग बनाई थी वो रातों रात बिक गई, वो भी करोड़ों में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंसानों के खून के छींटे थे, जो खरीदारों को बहुत पसंद आया। डेरेक क्लोई को बहुत सारे पैसे देता है, जिसके बाद वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी सकते थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।